ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं महादंगल। पश्चिम बंगाल में ईडी और ममता बनर्जी के मामले में इस वक्त कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन बंगाल की सियासत में आज बहस इस बात पर हो रही है, क्या सत्ता के लिए राज्य की डेमोग्राफी में बदलाव किया जा रहा है, उसे बदला जा रहा है। ये दावा किया है केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने, और उनकी ओर से कहा गया है कि घुसपैठ के जरिए सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहती हैं, लेकिन ऐसा करके दीदी खुद को खतरे में डाल रही हैं, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल डेमोग्राफी बदली और मुसलमानों की आबादी 60% वहां पर पहुंच गई, तब कोई बनर्जी या चैटर्जी सीएम नहीं बन सकता। तब बंगाल में एक मुस्लिम ही मुख्यमंत्री बनेगा। सुकांता मजूमदार ने यह भी दावा किया कि अगर मुस्लिमों की आबादी ऐसी ही बढ़ी तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। अब सवाल यह है, अगर कोई मुस्लिम पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनता है तो उसमें हर्ज क्या है। जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के 6 राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं। इनमें राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी शामिल हैं। तो अगर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाए तो फिर किस बात का डर है। लेकिन यहां सवाल मुस्लिम मुख्यमंत्री का नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा घुसपैठ का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आरोप लगा चुके हैं कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी सरकार फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है। तो ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी इस तरह के मुद्दों को उठाकर मुसलमानों को डराना चाहती है। अब इस दूसरे नजरिए से अगर इस पूरे मामले को देखें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50% हिंदुओं ने और 7% मुसलमानों ने वोट दिया था, जबकि टीएमसी को 39% हिंदुओं और 75% मुसलमानों का वोट मिला था। तो क्या ऐसी बयानबाजी के जरिए बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, ताकि उसके हिंदू वोट में इजाफा हो जाए और 26 में वो सरकार में आ जाए। लेकिन सियासी बयानबाजी से अलग आंकड़ों पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। 1951 की जनगणना में यह आंकड़ा 19.85% का था, तो 1991 में बढ़कर 23.6% हो गया, तो 2001 में 25.25%, 2011 में 27% को पार कर गया, और 2026 में अनुमान जताया जा रहा है कि यह 29 से लेकर 30% के आसपास हो सकता है। अब बीजेपी का इसी आधार पर दावा है कि पश्चिम बंगाल में बढ़ती मुस्लिम आबादी की वजह घुसपैठ है। अगर ये सच है तो फिर देश की सुरक्षा के लिए ये यकीनन गंभीर मसला है। इसीलिए महादंगल में ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या सत्ता के लिए पश्चिम बंगाल की सुरक्षा को खतरे में रखा जा रहा है। सवाल ये भी, आखिर मुस्लिम मुख्यमंत्री से भारतीय जनता पार्टी को परहेज क्या है। क्या ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का नया रोल यहां पर लाना चाहती है बीजेपी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदू मुसलमान ही पश्चिम बंगाल में मतदान का बड़ा मुद्दा बनेगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले बयानों के तीर एक दूसरे पर कैसे दागे गए हैं, सुनिए। डेमोग्राफी चेंज होकर जब 60% मुसलमान बन जाएंगे तो कोई बनर्जी चटर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई मुसलमान ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नाक रगड़ रही है, चाहती है कि भावनाओं को खुदे हिंदू मुसलमान बनर्जी करने से चटर्जी करने से कुछ नहीं बनता कि मुसलमान 60% हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको भी चाहिए अपनी आबादी बढ़ाएं। तरीके की बयानबाजियाँ कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, आप मुद्दे पे चुनाव लड़िए, लेकिन हर चुनाव में आप मुसलमान को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं भाई। कोटिलिया में একজন কমান্ড্যান্ট এসআইআর এর কাজ করছে এবং বিজেপি করছে, বসে পার্টি অফিসের কাজ করছে। প্লিজ আপনাদের কাছে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করব, এটা করতে যাবেন না। तो तकरीबन 2 महीने का वक्त बाकी है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, लेकिन आपको बताते चले कि वहां पर घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा हो चला है, और अब बीजेपी की ओर से मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसका डर दिखाकर क्या वोट हासिल कर पाएगी बीजेपी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ रोहन मित्रा जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, जुड़ चुके हैं। संजय सरकार जी, आप टीएमसी के समर्थक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब चौहान जी, आप नेता एआईएमआईएम के हमारे साथ हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के भी जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले संजय सरकार जी, आपसे शुरुआत करते हुए बयान आपने सुन लिया सुकांता मजूमदार का। वो बता रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, घुसपैठिए वहां पर अपना पूरा दम दिखा रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में कोई चैटर्जी बनर्जी नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, मुस्लिम मुख्यमंत्री का डर दिखा रहे हैं संजय सरकार जी वो। तो इससे तो आपकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी संजय सरकार जी। क्या मालूम है चित्रा जी, तो मतलब ये जंग लड़ नहीं पा रहा है सही से कहीं पे, और कुछ भी बात बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसके कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, अगर मुसलमान आबादी बढ़ते गया है, घुसपैठी बढ़ते गए हैं, अगर एसआईआर तो हुआ है, एसआईआर में कितना घुसपैठी कितना रोहिंगा मिला इनको, आप मेरे को बता सकते हैं? ये नहीं बोल नहीं पाएंगे, इनका प्रवक्ता भी नहीं बोल पाएंगे। कितना रोहिंगा वर्ल्ड में है, ये भी अगर बोलेंगे नहीं, ये बोल नहीं पाएंगे। कितना घुसपैठी पकड़ा गया है यहाँ पर, टोटल मतलब 78 और 381 आदमी को घुसपैठी की तरफ से आए हैं, बाकी यहाँ का मुसलमान है। अरे लेकिन संजय सरकार जी, मुसलमानों की आबादी जिस तरह से बढ़ी है, उनका डर क्या जायज नहीं है? संजय सरकार जी, कश्मीर को उठाकर देख लीजिए, जब से वहां पर मुस्लिम मुख्यमंत्री बने उसके बाद से देखिए हिंदुओं का क्या हाल हुआ, पलायन करना पड़ा। कश्मीरी पंडितों को आज तक कोई भी सरकार वहां पर बसा नहीं पाई है, तो उनका डर क्या गलत है संजय सरकार जी? क्योंकि हम आंकड़े दिखा रहे हैं। अभी मैंने एंकर लिंक में पढ़ा कि पहले की आबादी मुसलमानों की और आज की आबादी में बहुत बड़ा 30% अगर मुसलमान रहेंगे और उसका आंकड़ा जाकर 40% हो गया, तो यकीनन ये चुनौती नहीं बनेगा क्या आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी? आप मेरा बात सुनेंगे? हाँ बोलिए, सुनने के लिए बुलाए हैं। सरकार ऐसे कोई प्लान बनाया है जो हम दो हमारा दो, लेकिन नरेंद्र मोदी वो बनाया है, अपना प्लान है, हम दो हमारा दो। क्यों? वो अमित शाह नरेंद्र मोदी दो है, अदानी अंबानी दो है, वही दो है, उनको अलावा कुछ नहीं है। ये बना पाए हैं कि नहीं बना पाए हैं? दूसरे नंबर बात, सुकांता मजूमदार तो बड़े बड़े बात बोल रहे हैं, वो क्यों 3-4 बच्चे नहीं ले सकते? वो तो प्रोफेसर है, अच्छा रोजगार करते हैं, कमाई अच्छा है, क्यों नहीं ले सकते हैं? कानून उसको बनाए पाए हैं कि आज तक भी उसको बनाए पाए? आप 2 बच्चे का ज्यादा नहीं हो पाएंगे, आप 2 है, आपको 2 रहना चाहिए, ये कानून बना पाए हैं? नहीं बना पाए। आज मुसलमान आबादी बढ़ने के कारण है। एक नंबर बात तो कुछ हिंदू में भी कुछ ऐसे जगह है जो लोग मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हो रहे हैं, वो कन्वर्टेड मुस्लिम हो रहा है, कन्वर्टेड मुस्लिम हो रहा है। बहुत सारे जगह बढ़ते जा रहे हैं धीरे। और इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए आदमी लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जा रहे हैं, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में जा रहा है, एससी लोग जा रहा है, एससी तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई डाटा इनको पास नहीं है। अभी जो बैठेंगे ना, वो डेटा तो राज्य सरकार के पास होगा ही ना। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हैं वो घुस आते हैं पश्चिम बंगाल में, और इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जिस तरह की तनातनी रहती है, डेटा की क्या बताने की जरूरत नहीं है। हमारे एबीपी न्यूज के संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, एसआईआर जब शुरू हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठिए छोड़ रहे थे पश्चिम बंगाल, उनको डर था कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। बहुत बड़ी तादाद थी संजय सरकार जी ऐसे लोगों की। सब गलत बात बोल रहा है। हाँ। आपको मालूम है केंद्र हिंदू यहाँ से 2002 से 2024 के बीच में जो आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी से 2 से 18 बनाया था लोकसभा में, 3 से 77 बनाया था, जो शरणार्थी हिंदू था वो लाइन करके, आपको वीडियो चाहिए, आपको दफ्तर में देंगे, आप दिखा सकते हैं, आप इतना हिम्मत से दिखा सकते हैं। बोले आप मेरा हिम्मत है दिखाएंगे? अरे हिम्मत है, शरणार्थी हिंदू थे संजय सरकार जी, तभी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हिम्मत नहीं होती तो मैं कैसे सरकार साहब से सवाल पूछ पाती, बताइए। अब हिम्मत को चैलेंज नहीं दीजिए, लेकिन उनका डर तो वाजिब है ना संजय सरकार जी, उनका डर तो वाजिब है। क्या गलत बता रहे हैं वो? नहीं, एनसीआईबी का डाटा का है। हाँ। एनसीआईबी बोल रहा है, एनसीआईबी नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस बोर्ड जो अमित शाह के दफ्तर के अंदर बोल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ घुसपैठी घुसे हुए हैं। ठीक है, हिसाब से नहीं दे पा रहा है। बंगाल का घुसपैठी देखने के लिए आ जाता है। हाँ। बाप रे बाप। अभी जो गोमूत्र गोबर यूनिवर्सिटी के जो लोग आएंगे वो लोग भी हमको समझाएंगे, काठमोल्ला से लेकर सब। कौन पढ़ा है गोबर यूनिवर्सिटी से संजय सरकार जी? बड़ा ज्ञान रहता है आपको गोबर यूनिवर्सिटी के बारे में। कभी आप मच्छर को लिपस्टिक लगाने आ जाते हैं, कभी गोबर यूनिवर्सिटी की बात। आपका अनुभव ज्यादा लगता है गोबर यूनिवर्सिटी का? अभी एक व्यक्ति बोलेंगे बंगाल में मूर्ति, लेकिन शांतिपुर में 180 मूर्ति तोड़ा गया, काली मूर्ति आ रहा है। 2 काठमोल्ला को पकड़ा गया। 2 काठमोल्ला का नाम क्या मालूम है? आसिफ दे और अमित दे। तो काठमोल्ला है ना, ये दोनों काठमोल्ला जो ठीक है, मैं आप जवाब ले लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, संगीत रागी जी भी बड़े रिसर्च के साथ आज आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए वैसे भी उनका प्रिय सब्जेक्ट है। जफर इस्लाम जी आपसे अब मैं पलटवार करते हुए ये अगर पूछूं कि बीजेपी को क्या दिक्कत है अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री मुसलमान बन गया, तो भारत का संविधान जो इस बात की इजाजत देता है, इस देश में पहले भी बिहार जैसे राज्य में भी मुसलमान मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं,
तो ये मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये डर दिखाने की क्या जरूरत है? आपको भी खाली हिंदू मुसलमान करना है। ममता बनर्जी को मुद्दों पर घेरिए ना जफर इस्लाम साहब। हम तो मुद्दे पे घेरते हैं। आईपैक में जाने की क्या जरूरत थी ममता बनर्जी को? आखिर ऐसा कौन सा जो है वो चीज़ छिपाने के लिए वहाँ चले गए? ये मुद्दा नहीं है, ये देश के लिए मुद्दा है, समाज के लिए मुद्दा है, बंगाल वासियों के लिए मुद्दा है कि आखिर कौन सा करप्शन था जो उन्होंने किया था, वो छिपाने के लिए आईपैक के ऑफिस चले गए। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि आज़ाद भारत में कि मुझे टॉक बैक करा था, ठीक करवा दीजिए प्लीज। मैं टॉक बैक से उनकी आवाज रिपीट जा रही है, उनको ठीक कराइए। हाँ बोलिए बोलिए। जो एक मुख्यमंत्री उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर में चले जाए और वहां पर से फाइल जो है जो उनको जिससे भांडा फूटने वाला है वो फाइल लेके भाग जाए, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है। अब आप अगर ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, मुस्लिम कोई कह रही कि वो हमारा पूरा डेटा जो चुनाव का डेटा है वो चुराना चाहती है बीजेपी। अरे सुनिए ऐसा है चित्रा जी की भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 हुई है, 1-2 एमपी से 18 एमपी हुई है, 22 एमपी हुई है। तो हमें मालूम है इलेक्शन लड़ना आता है, हम देश के हर जगह लड़ते हैं। किसी ने ऐसा हमारे साथ नहीं किया जो ममता बनर्जी हम पर तोहमत लगा रही कि हम उनके डेटा चुरा रहे। ना तो उनके डेटा की जरूरत है, ना उनके इलेक्शन रिकॉर्ड की जरूरत है, ना उनके कार्यकर्ताओं की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अरे तो आईपैक वाला मामला भी 5-6 साल पुराना है। अब चुनाव के ठीक पहले अगर आप जाएंगे तो सवाल पूछा जाएगा ना, ईडी को अभी क्या जल्दबाजी थी? ऐसा कौन सा डेटा है जो चाहती है ईडी? वही आरोप तो लगा रही है ममता बनर्जी। नहीं, अरे चित्रा जी ऐसे कौन सी जगह कहाँ लिखा है कि बस आपके पास कुछ दस्तावेज आ जाए, कोई लीड्स आ जाए, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए एजेंसीज के पास? वो तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसका काम है करने का, तो वो काम कर रही है। उसके लिए कोई टाइमलाइन लिखा है कि भाई इलेक्शन से पहले करप्शन करते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, नहीं पकड़ा जाए, ऐसा लिखा है। जहां तक आप सवाल किया मुस्लिम मुख्यमंत्री का, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम मुख्यमंत्री देश का निवासी हो, लेकिन घुसपैठिया नहीं डर दिखा रहे हैं। फिर अभी बंगाल में जफर इस्लाम साहब को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, तो एक राज्य में क्यों नहीं मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता? यही तो बड़ा सवाल है ना। मैंने कहा मुस्लिम मुख्यमंत्री से मुस्लिम को कुछ भी मिले, देश के नागरिक को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर घुसपैठिया आ जाए, जो घुसपैठिया आ जाए हम लोगों के पास में सबूत कर देंगे। क्या है नहीं घुसपैठिया पेन ड्राइव है अपने पास में, सबूत कर देंगे। अरे घुसपैठिया वालों को 550 किलोमीटर का बॉर्डर बंगाल में खाली बंद नहीं हुआ है, सारे जगह बॉर्डर बंद हो गया है। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। रोहन मित्रा जी आ रही हूँ, एक बार जफर साहब की बात कंप्लीट हो जाए। जफर साहब अपनी बात पूरी करें। इनको जरा इनको चुप कराइए, बीच में बोलने की आदत है। चुप हो गए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए बंगाल एक ऐसी जगह है, बाकी और बॉर्डर स्टेट है, सब जगह जो है आपने बॉर्डर स्टेट पे देखिए बिल्कुल जो है वहाँ पर ये बन गया है कि आदमी को वहाँ से कोई नहीं आ सके घुसपैठिया। लेकिन एक ही जगह बॉर्डर है 550 किलोमीटर का बंगाल में, जो आज तक खुला हुआ बॉर्डर है। बंगाल की सरकार जो है वह समर्थन ही नहीं दे रही है उसको बॉर्डर को बंद करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे में घुसपैठिया फर्जी वोटर्स लेके आते हैं। आज उनको पेट में दर्द और इसीलिए हो रहा है ना कि आईपैक में जो जितना भी कोयला घोटाले का माल है, आप देखिए वहां पर उनके खुद चप्पल पहन के चलती है, मामूली सारी एकदम सादगी से चलती है, अच्छी बात है, चलिए। लेकिन आप जरा सा उनके भतीजा का देखिए, आलीशान पैलेस में रहते हैं, तो क्या वो नहीं दिखता है उनको? जनता को दिखता है कि कहाँ से माल आ रहा है, कट मनी, जितना करप्शन का मनी सब जो है आईपैक के थ्रू जो है। मैं रोहन मित्रा जी के पास जाऊंगी, फिर संगीत रागी जी, शादाब चौहान जी हमारे साथ हैं। रोहन मित्रा जी आपके पास आते हुए, अब मुसलमान मुख्यमंत्री का डर दिखा रही है बीजेपी, वहीं ध्रुवीकरण तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी भी इन्वॉल्व हैं। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां खड़ा हुआ पाती है इन मुद्दों के बीच में? रोहन मित्रा जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो जफर जी को मैं एक फैक्ट्स बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी का एमपी 18 से 12 आ गया है, 22 नहीं गया है। और 2021 के बाद से आप देखिएगा वोट शेयर देखिएगा तो बीजेपी का तो कमती हो रहा है। 2021 के बाद तृणमूल बंगला में सिर्फ एक ही सीट हारा है असेंबली में, बाई इलेक्शन में, तो वो एक ही सीट था जो कांग्रेस जीता है।
तो सबसे पहले मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस का स्टैंड हमेशा रहा है कि कोई रिलीजन मैटर नहीं करता है। अगर कोई मुसलमान भी सीएम बनेगा या कोई क्रिश्चियन भी बन सकता है या कोई सिख भी बन सकता है, क्योंकि बंगाल में सब किस्म के इंसान रह रहे हैं। ठीक है। तो अगर डेमोक्रेसी लोकतंत्र में कोई बन सकता है तो बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाते हैं एक और मुद्दे पे, आप सुनिएगा, जो टीएमसी के भी जो माइनॉरिटी नेता लोग हैं, ये नैरेटिव वो लोग भी बनाते हैं। आप देखिएगा फिराद हकीम साहब, सिद्दुल्ला साहब, ये लोग अपने स्पीचेस में बोलते रहते हैं कि हम लोग को अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है, हम लोग को अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है, और इसी से बीजेपी को मौका मिल जाता है कि ये नैरेटिव पोलराइजेशन का नैरेटिव करते हैं। अगर आप देखिएगा, हुमायूं कबीर 2024 के इलेक्शन से पहले जब अधीरदा बरहमपुर में खड़े हुए थे तो उनका बात था कि वो हिंदू को काट देंगे, हिंदू को काट के भागीरथी नदी पे फैल देंगे। तो इसी मुद्दे को उस दिन तृणमूल ने कोई स्टेप नहीं लिया। उस दिन अगर टीएमसी इसको निकाल देते तो हम लोग सोच सकते थे टीएमसी एक सेकुलर पार्टी है, टीएमसी को जात धर्म के बाहर राजनीति करना था, लेकिन नहीं करते। अब आते हैं मुद्दे पे, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी इतने साल से सरकार में है, ये लोग को पता है कि जब इश्यूज पे, उन्नयन पे कोई बात होगा तो ये लोग कुछ नहीं बोल सकते, खोखले हो गए दोनों, कोई डेवलपमेंट का बात नहीं होता, इसलिए ये लोग हमेशा ये सब नैरेटिव के मुसलमान बन जाएंगे, हिंदू मुसलमान लेकर आते हैं। रोहन मित्रा जी, आपने कहा कि 18 से बीजेपी 12 सांसदों वाली पार्टी बन गई बंगाल में, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन 3 विधायकों से 77 विधायकों वाली पार्टी भी बन गई है। रोहन मित्रा जी, कांग्रेस का आंकड़ा भी आप बता दीजिए कि 2021 में कितने विधायक हैं कांग्रेस के, 2024 में कितने सांसद हैं कांग्रेस के। रोहन मित्रा साहब। जी नहीं, 2021 में हम लोग 0 हो गए थे, तो बट उसके बाद आप बाई इलेक्शन देखिए ना, सागरदिघी में तो वही एक ही बाई इलेक्शन में टीएमसी ने हारा है, वो इलेक्शन है सागरदिघी, जहाँ पे कांग्रेस जीता था। जिस कैंडिडेट को तृणमूल ने बोला बीजेपी का है, ये है, कांग्रेस जीता, फिर ये लोग उसको डरा के टीएमसी ने उल्टे पार्टी में ले लिया। देखिए मुद्दा यही है कि कांग्रेस का ऊपर आने से रोहन जी, ऐसा है कि आप कांग्रेस पार्टी के बारे में ना बताएं, सीट के बारे में तो अच्छा है, एक्सपोज क्यों कर रहे हैं? अरे आपकी सेक्युलर पार्टी होने का क्या फायदा, कोई पूछ ही नहीं रहा है ना। रोहन मित्रा जी, अगर जनता पश्चिम बंगाल को या टीएमसी को चुन रही है, और अगर टीएमसी के अलावा भरोसा कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो आप तो ना 3 में ना 13 में कहीं नहीं है ना। रोहन मित्रा जी, आप कहीं खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर देने दीजिए, चित्रा जी, मैं एक सेकेंड, मैं किसी का ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत एको हो रहा है। हाँ बोलिए, 1 मिनट दीजिए, बोलिए, उत्तर देता हूँ। पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी एंड आइडियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप अपना आइडियोलॉजी के बाहर नहीं जा सकते हो। कांग्रेस अपना कंसिस्टेंट आइडियोलॉजी पे खड़े हुए हैं, आज भी हम लोग उसी खड़े हुए हैं। हम लोग मंदिर भी कोई बना सकता है, मस्जिद भी कोई बन सकता है, इसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में जब आ जाता है तो हम लोग उस स्टैंड पे नहीं लेते हैं। तो आज मीडिया और ये बीजेपी और टीएमसी का ये जो मुद्दे आ जाते हैं, जब आप हुमायूं कबीर के जैसे इंसान को, जो बीजेपी के 2019 में मैं भी चौकीदार था, और 2021 में जो बोल रहे हैं कि मेरे को बाबरी मस्जिद बनाना है और इस पे ऊपर नैरेटिव हो रहा है, तो इसमें तो कांग्रेस पीछे रहेगा। मैं हैरान होती हूँ कई बार, कांग्रेस पार्टी की कौन सी विचारधारा है कि बिहार में आप लोग 6 पर आ गए, बंगाल में आपका 21 में खाता भी नहीं खुला, और वहीं ये कौन सी विचारधारा है जो नरेंद्र मोदी को ये कहते हैं कि उनकी बोटी बोटी कर देंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस के नेता यूपी चले जाते हैं। वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलते हैं उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। कई ऐसे सवाल है ना, विचारधारा का भी एक घालमेल है, क्या इसीलिए जनता आपको नकार रही है? मैं आऊंगी अब जल्दी से, मैं बाकी लोगों की टिप्पणी, अब मैं एक बार संगीत रागी जी का सीधे यहाँ पर पक्ष लेते हुए, संगीत रागी जी, आप लोगों तो जैसे मतलब यही कि मुसलमान बन जाएगा, डरा दो, मुसलमान आ गया तो हिंदुओं को बाहर कर दिया जाएगा, मतलब बड़ा फेवरेट मुद्दा आ गया है पश्चिम बंगाल का आप लोगों के लिए ना, इसीलिए जितना छौंक लगा सकते हैं आप, राजनीति का तड़का लगाते रहिए मुसलमानों के नाम पर। देखिए 3 बातें। पहले एक बात तो जरा अतीत से कह दूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को मज़ार को और दरगाह को ठीक करवाने में पैसा लगने में कोई बुराई नहीं था, लेकिन सोमनाथ के रिकंस्ट्रक्शन पर, रिनोवेशन पर बड़ा प्रॉब्लम होता था। जो जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग, वो उनके लिए सेक्युलर है। जिन गद्दारों ने इस देश को तोड़ा, वो पंडित नेहरू के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो बदल गया था, उसका चरित्र बदल गया। बेशक सरदार पटेल कह रहे थे कि जो लोग कल तक गद्दारी कर रहे थे
मुसलमान वो एकाएक रातों रात एक तो देशभक्त कैसे हो गए। तो ये तो कांग्रेस का चरित्र रहा है। फुरफुरा शरीफ वाला बहुत जो है वो मौलाना जो है वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति का आदमी है। वो जिहाद में विश्वास नहीं करता है, उसमें काफिर की परिभाषा नहीं थी जिसके साथ कांग्रेस पार्टी पिछला चुनाव लड़ रही थी। ये सब बताने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दर्शक आपका ये जान ले। जब तक आप नेहरू जी को लेकर नहीं आएंगे डिबेट में तब तक तो मतलब आपका कैसे बात ही अधूरी रह जाएगी। नहीं हाँ। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं ताकि गांधी परिवार के चरित्र को लोग, इस देश की जनता पूरी तरीके से जान ले कि ये परिवार अपनी सत्ता में बने रहने के लिए कि देश के सारे हितों की बलि देते आई है और ये 1947 से देते आई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत एतराज है कि वहां का एक मुख्यमंत्री जो है वो मुस्लिम बने। मैं बार बार कहता हूं कि ये देश हिंदुओं का है और मुसलमान भी रहते हैं, बीजेपी का मुसलमानों को एक देश मिल चुका है। शादाब चौहान मुसलमानों भी हमारे साथ हैं, उनके पास में जाना है। इनके परिवार का कौन सा आदमी है जो मतलब अरे भाई उनको बोल लेने दीजिए संजय सरकार जी। ये तो अंग्रेज को दलाल था, ये तो अंग्रेज तो पैर चाटने वाला था। अंग्रेज तो 1925 से लेके 47 तक वंदे मातरम नहीं बोला, ये आरएसएस नहीं बोला है। 47 में 15 अगस्त को दिन आजादी हो तो तिरंगे को पैर में कुचला है। अरे संजय सरकार जी 1925 में किसने वंदे मातरम नहीं बोला? ये 47 में अभी जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं जरा उनको भी बुलवा के दिखाइए आप संजय सरकार जी। हाँ ठीक है, संजय सरकार जी को हटाइए, उन्हीं को दिखाइए, संगीत रागी को, उनकी बात पूरी हो जाए, ये सबके बीच में बोलेंगे। बोले संगीत रागी जी। देखिए मैं इसलिए खिलाफ हूँ बहुत साफ साफ कि उस समय भी जब आज़ादी के पश्चात आज़ादी का बात थी तो उस समय तो यही कहा गया था कि हम मुसलमानों का सारी चीज़ें अलग है, सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है। हमारे नेताओं की जिद थी कि हम साथ साथ रहेंगे और हम रह करके दिखाएंगे। तो देखो अब लैंड जिहाद भुगतो, इस देश में भुगतो, लब जिहाद भुगतो। कश्मीर से जिहादियों की प्रवृत्ति को देखा नहीं क्या? टीवी राजेश्वर पश्चिम बंगाल के लिए क्या 1998 में रहे? पूरे सीमावर्ती क्षेत्र से हिंदू लोग हैं औने पौने दाम पर अपनी जमीन जायदाद भेज करके बाहर आ गए और बांग्लादेश बनना नहीं, बांग्लादेश बन चुका है। वसीरहाट बन चुका है, 24 परगना बांग्लादेश बन चुका है। जो है बंगाल के एक नहीं कई हिस्से बांग्लादेश बन चुके हैं, बांग्लादेशी पॉकेट खड़े हो चुके हैं। संगीत रागी जी, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को केंद्र सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? और दूसरा मेरा ये सवाल है, भारत का संविधान इजाजत देता है कि कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन सकता है। बड़े संवैधानिक पदों पर मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति भी रहे एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी मुसलमान थे। मेरी तो इच्छा है, सारे मुसलमान अब्दुल कलाम की तरह नहीं है ना। इस देश में जिहादी मुसलमान भी तो हैं और उसकी तादाद 10% भी हो तो 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ जिहादियों से आप कैसे निपटेंगे? जो सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, जो कहते हैं कि ये मेजोरिटी एरिया हो गया है मुसलमानों का, इससे रामनवमी के जुलूस नहीं निकल सकते हैं। इन जिहादियों से आप क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल में ये जिहादी 20 से 26% के आसपास हैं, जिसमें 6-7-10% से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा तो बांग्लादेशी मुसलमान घुस बैठे हैं। क्या इनकी मानसिकता में बदल जाएगी? हम शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन झुको लें, लेकिन खतरा है और एक कैंसर की तरह है। भारत की आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहती है तो उसको इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अल्पसंख्यक समाज में असुरक्षा की भावना क्या पैदा नहीं करेगा इस तरह का बयान? प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, हाँ। जब इनकी बहन और बेटियों पर आएगी तब इनको पता लगेगा कि जिहाद के मायने क्या होते हैं। जब इनकी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता की बहन बेटियों पर आएगी तब इनको पूरा गद्दार टेररिस्ट बना के छोड़ दिया। फिर ये इतना बड़ा इंसिमिनेटरी कमेंट्स, कम्युनल कमेंट्स आपके चैनल में आप अलाउ कर रहे हैं कैसे? अपनी अपनी बारी में बोलेंगे संजय सरकार जी, अपनी बारी में ये एक जमाई बनाएंगे मुसलमान को, काटमुल्ला को, जिहादी को, इसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, यहाँ पर बनकर बड़े बड़े भाषण देंगे, ये बात नहीं हो सकता है।
चित्रा जी, अगर ये बड़ा दिलचस्प है। संजय सरकार जो कि टीएमसी के सपोर्टर है, वो बोल रहे हैं कट मुल्ला, वो बोल रहे हैं मुल्ला। अगर यही कोई और बोल देता तो अब तक यहाँ पर है तौबा मच जाता। जयचंदो ने ही इस देश की हालत ऐसी की है, क्यों तुम्हारे जैसे जयचंदो ने ही इस देश की हालत ऐसी कर दी है। तुम जैसे गद्दार, लेकिन देश का संविधान तो इजाजत देता है ना संजय त्रागी जी। चलिए एक बार शादाब चौहान को मैं लेकर आना चाहूंगी। ठीक है शादाब चौहान, ये कैसा डिबेट हो रहा है? शादाब चौहान ने दो मुद्दे, एक तरफ घुसपैठियों की बढ़ती हुई तादाद और दूसरी तरफ ये बात भी सच है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो लोग मुख्यमंत्री रहे वो भारतवासी ही तो थे, वो कोई पाकिस्तान से आए लोग तो थे नहीं, या जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर किया वो भारतवासी ही थे, पाकिस्तानी नहीं थे। वहां का जो डर है वो आज भी समाज में बैठा हुआ है। इसी बात को लेकर बीजेपी के नेता आगाह कर रहे हैं कि बंगाल में अगर आबादी मुसलमानों की बढ़ती है, वहां मुख्यमंत्री बनता है तो फिर हिंदुओं के लिए खतरा तय मानिए। शादाब चौहान जी, क्या है एमआईएम का टेक इस पर? ये बड़ी विडंबना है कि जफर इस्लाम मेरे भाई हैं और ये इकोनॉमिक्स के बड़े जानकार हैं, और इनको तो न तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया इनको, और इनको मुंबई का मेयर इन्हीं को डिक्लेयर कर दिया होता, इनके राष्ट्रवाद पे तो शक नहीं होगा ना। बिहार में शाहनवाज भाई को कर दिया गया होता। क्या बीजेपी के अंदर जो मुसलमान नेता हैं उनके राष्ट्रवाद पर भी बीजेपी के लोगों को शक है? क्या कहा संगीत रागी ने भी, मुसलमान नहीं हो सकता। क्या आपको जफर इस्लाम के राष्ट्रवाद पर शक है? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, तमाम लोगों के राष्ट्रवाद पर शक है आपको? आपको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है? जब भारत का संविधान डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता तो संगीत रागी किस हैसियत से इस बात की कर रहे हैं? नीतीश राणे क्या क्या बोलता है? जफर साहब अपनी पार्टी में रहकर उन पर लगाम लगवाइए। रोज बकवास करता है कि हम मुसलमानों का ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मुझे पूरा बोलने का अधिकार है। अरे रुकिए, मुझे पता है कि आप नफरत के प्रोफेसर हैं। का अधिकार अरे है। मुझे मालूम है मौलाना यदि कह सकता है कि बुर्के वाली और नकाब वाली भले ही आप अंग्रेजों की चापूसी करते थे, मुझे मालूम रखने का अधिकार है। हाँ, अरे मुझे मालूम है आप अंग्रेजों के दलाल हैं। अरे तो तुम्हारे ओवैसी का तो पूरा परिवार ही गद्दार था। ओवैसी का पूरा परिवार ही गद्दार था। उसका पूरा गद्दार कोई नहीं है। मैं तुमको आतंकवादी बोल सकता हूं, मैं तुमको पाकिस्तानी बोल सकता हूं, करने के लिए तो मैं तुमको अंग्रेजों का दलाल बोल सकता हूं। क्यों चाहते हैं? मैं आपको पलट के अगर सुअर बोल दिया क्या होगा? गलत बात नहीं मार करके भारत में रहने के लिए गलत बात मत बोलनी चाहिए। मैं आपको पलट के आतंकवादी कहूं, मैं आपको सुअर नहीं मैं बोलूंगा। मैं आप कुछ भी खराब बोले, मैं आपको गंदा नहीं बोलूंगा। मैं सबका सम्मान करता हूं। मुझे बात कर लेने दीजिए, जब भी बात करिएगा। अगर हिम्मत है तो सवाल का जवाब दीजिए। आरएसएस के लोग भागना जानते हैं, जानता हूं। आपकी हैसियत नहीं है शादाब के गद्दार का परिवार, आपकी हैसियत नहीं है हमारा मुकाबला करने की। इसीलिए बीच में आप भौं कर रहे हैं, क्योंकि सामने खड़े रहकर बात करने की हिम्मत नहीं है, सवालों का जवाब देने की हैसियत नहीं है आपकी, इसीलिए बीच में बोल रहे हैं। अगर हिम्मत होती तो सवाल सुनते, भागते नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत होती तो, आपके अंदर हिम्मत नहीं है सवाल सुनने की। फिर जोर देकर के कह रहा हूं, मैं संविधान को नहीं मानते, आप अंबेडकर जी की विचारधारा को नहीं मानते, पार्टी कठमुल्लों की पार्टी है, इंडिया को नहीं मानते। कोई और राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये कठमुल्लों की पार्टी है। ओवैसी से बड़े देशभक्त आप ओवैसी की पार्टी कठमुल्लों की पार्टी है। आप ओवैसी से बड़े देशभक्त नहीं हो सकते। ये कठमुल्लों की पार्टी है। संगीत रागी जी आपकी बारी में वो नहीं बोल रहे थे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है, भारत के संविधान के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री बनेगा। शादाब चौहान जी, नहीं मेरी बात सुनिए। ए मोदी, ये मोदी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी परसों की ही बात है। आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे मुंबई में, ये बताने की जरूरत नहीं है। और शादाब चौहान जी, सेक्युलर तो तभी माना जाएगा ना जब कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए कश्मीर का मुसलमान आगे आकर उनकी सुरक्षा की बात सुनिश्चित करेगा। शादाब चौहान जी, ये एक तरफा कब तक होता रहेगा? ये एक तरफा कब तक रिश्ता निभाते रहेंगे संगीत रागी जैसे लोग? अगर उन्होंने कहा है तो क्या गलत कह दिया शादाब चौहान जी? हम सब ने देखा है इसी देश के भीतर मजहब के आधार पर एक वर्ग को निकालकर बाहर कर दिया गया। शादाब चौहान जी, मजहब के आधार पर लाल किले के बाहर हमला किया जाता है, आत्मघाती हमलावर वहां पर आते हैं, लोगों को मार डालते हैं। इसी देश के नागरिक हैं, वो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं इसे देश के खर्चे पर और देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। शादाब चौहान सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। चित्रा जी, आपने आतंकवाद के
हाँ चित्रा जी, आपने आतंकवाद के विरुद्ध बोला, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी और जहां जहां जब जब टेररिस्ट अटैक हुआ हो, चाहे लाल किले का कहीं भी, हमने उसको कंडेम किया है। दूसरी बात, जिस टेररिस्ट अटैक का आपने जिक्र किया उसमें जान गंवाने वाला मेरा मेरठ का एक मुसलमान था। यह हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं, वो आतंकवादी हमला था, हमने उसको कंडेम किया। लेकिन बीजेपी का कानपुर का विधायक कहता है कि मस्जिदों के सामने सुअर दिखवा देंगे। बताएंगे इस पर बात आप लोग नहीं करते हैं ना, यही तो दिक्कत है। अगर कोई भी आपके मजहब का युवा बनता है उस पर बात कीजिए, उस पर बात कीजिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो इस बीमारी को आप जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे शादाब चौहान जी। ये गलत बात है, आप लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं इस पर। बीमारी तो संगीत रागी बैठे अरे सेकुलर तभी बनिए जब बोलिए कि कश्मीरी पंडितों को बसाने में कश्मीर का मुसलमान यहाँ पर आगे आकर उनको मदद करे। वो आज भी अपनी जमीन के लिए भटक रहे हैं। नहीं मान रहा, उससे बड़ी बीमारी कौन होगी? हाँ ये गलत बात है, ये गलत बात है। कौन होगी जो भारत के संविधान को नहीं मानता? बिल्कुल, लेकिन जो डर दिखा रहे क्या गलत है? जो संविधान को नहीं मानते, जो डर दिखा रहे क्या? रामनवमी का जुलूस जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, ये बताया जाता है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। भैया यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं गोरखपुर में हुई, आपका ताल्लुक भी गोरखपुर आप बता सकते हैं कि यहाँ से नहीं निकल सकता है जुलूस। मैं 10 सेकंड दीजिए, आप अब सुन लीजिए। चित्रा जी आप बैटिंग क्यों कर रही है? मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बोले, बोले। मैंने आपका बहुत ही प्यारा फोटो देखा फ्यूचर म्यूजियम दुबई का। क्या आपको बताइए कि वहां मुसलमानों के बीच में जाके आपको डर लगता है क्या? ये अफवाह फैलाते हैं, ये सब दुबई घूमने जाते हैं। एक आतंकवादी हमला हुआ तो उस आतंकवादी का पूरा खानदान कहां पर जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे वहां तो तथाकथित लोग आ जाते हैं ना आतंकवादियों के समर्थन में। अगर दुबई का लॉ भारत में लागू हो जाए तो फिर यहाँ से सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। शादाब चौहान जी, कानून का डर यहाँ पर तो आ जाएंगे ना बताने। एक वर्ग को सरकार निशाना बना रही है, इन लोगों को निशाने पर रखती है। शादाब चौहान जी, अगर आप कहीं का उदाहरण दे रहे हैं तो आप देखिए कि वहां के लॉ में अगर एक व्यक्ति की चलती है तो उसके आगे किसी और की नहीं चलती है। शादाब चौहान, इसीलिए हम लोकतंत्र हैं, इसीलिए बोलने की बात आती है। अरे आपको भी अच्छा ही लगा होगा। मैं तो कानून के राज की बात कर रहा हूँ। मैं तो चाहती हूँ दुबई जैसे यहाँ पर ताकत दे दिया जाए। मैं तो चाहती हूँ यहाँ पर सरकार के पास इतनी ताकत हो कि जब भी कोई आतंकवादी हमला हो उसके पूरे खानदान को एक्सपोज किया जाए। आप देश की बड़ी चेहरा डायरेक्ट। हाँ अरे मैडम, आप देश जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं आप लोग, आप लोगों को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है, फिर आप कहेंगे हम बड़े सेकुलर चेहरे हैं। जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं आप लोग और आपको भारत और आप भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और बोलेंगे सेकुलर। क्या गलत है? हाँ क्या, क्यों नहीं गलत है? क्यों नहीं गलत है? खाएंगे देश का जय फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे, क्यों नहीं गलत है? नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको नहीं लगता होगा, लगता है मुझे गलत। बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या बोला? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या बोला? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या बोला? फलस्तीन के ताल्लुक से उसका जहर नहीं खत्म होता है, खाली करना पड़ेगा। घर के आंगन में बैठे हुए सब बोले भारत का स्टैंड फलस्तीन के साथ है। भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ होना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाना दोनों में अंतर होता है, दोनों में फर्क होता है। संगीत रागी जी अपनी बात पूरी करेंगे। संगीत रागी जी, लेकिन देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को मुसलमान होने की भी इजाजत देता है। कोई भी मुसलमान मुख्यमंत्री हो सकता है। पहले ऐसा हुआ है, तब तो कोई अगर कश्मीर को छोड़ दे तब तो देश के किसी राज्य का ताना बाना नहीं बिगड़ाना। संगीत रागी जी देखिए कोई भी मुसलमान हो सकता है और ऐसा क्या बिहार में भी हुआ है, बिल्कुल। महाराष्ट्र में अंतुले थे, वो क्या कोई ये थे। लेकिन दो बातें बहुत साफ गंभीरता से ध्यान रखिएगा। मुसलमानों के देश में बढ़ती हुई आबादी जिसमें घुसपैठिए भी शामिल हैं, देश के लिए खतरा है, देश के सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। क्योंकि जैसे ही इनकी जनसंख्या बढ़ती है ये फिर शरीयत के लिए आ जाएंगे, ये फिर हलाल के लिए आ जाएंगे। इनको पैरेलल हलाल इकोनॉमी चाहिए। इनका लिपस्टिक हलाल होगा, इनका दुपट्टा हलाल होगा, इनके लिए हलाल हॉस्पिटल होगा, इनके लिए हलाल ये सारी चीजें होंगी। आपको हराम खाना खाइए संगीत रागी भाई, कौन मना कर रहा है? नहीं, हम आपको हलाल नहीं खिलाएंगे, आप हराम खाइए, आपको मुबारक। संविधान अधिकार देता है, हम मना नहीं कर रहे, आप हराम खाइए। सुनिए आप हराम खाइए, हम मना नहीं करेंगे। अरे तुमको छुरी चाकू तो बनाने नहीं आया, पूरे आपका अधिकार है, पूरे तुम्हारे इस्लामिक वर्ल्ड को छुरी चाकू तो बनाने नहीं आया, मेडिसिन तो बना नहीं सकता है। दूसरों की टेक्नोलॉजी पर जीने वाले तुम लोग मध्ययुगीन मानसिकता से आज तक तो बाहर नहीं निकल पाए। हलाल हराम करते रह जाओगे जीवन भर।
हम भारत के संविधान को मानते हैं, आपकी नहीं गुंडागर्दी संगीत रागी जी, क्या ये जो आपकी सोच है ये अल्पसंख्यकों को लोकतंत्र के मजबूत अधिकार से वंचित नहीं करेगी? आप ये कह रहे हैं वो बना नहीं सकते हैं? मुस्लिम समाज के लोग एक मेडिसिनर पढ़ा, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक करवाइए ना, उनको अच्छा एजुकेशन दीजिए, उनको मॉडर्नाइजेशन दीजिए, उनको बताइए देश तरक्की कर रहा है। अगर उन बच्चों के साथ भेदभाव किया जाएगा और उनको कहा जाएगा वो पंक्चर बनाने वाले लोग हैं, तो क्या भेदभाव नहीं होता है इससे? किसी एक कौम के बारे में ऐसी कैसे टिप्पणी की जा सकती है? जरा एक आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जो मांसाहारी है उसको शाकाहारी बनाने के लिए कर दीजिए। जिनको सोच में जिहाद भरा हुआ हो, जिनके सोच में काफिर की परिभाषा दी गई हो, का मतलब नहीं जो हमें नहीं मानता है वो काफिर है, वो सजा के तुल्य है, वो मानसिकता के शिकार होने वाले लोगों से आप कहते हैं 1400 साल में जो नहीं समझा एक एक करके बोलेंगे, सभी बोलेंगे, कैसे आवाज आएगी भाई? एक एक करके बोलेंगे। चले थे ना, उनकी हत्या हो गई थी। हाँ, गांधी समझाने चले थे ना, गांधी सक्सेसफुल हुए क्या? गांधी समझाने चले थे, गांधी सक्सेसफुल हुए क्या? सद्दानंद समझाने चले थे, सद्दानंद की हत्या कर दी गई। आप किनको बात करते? दुनिया में किसने इस्लाम को सद्भाव, शांति से, सौहार्द से मुख्य धारा में लाया है? जरा एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में दे दीजिए। तो गांधी की हत्या किसने की संगीत रागी जी? एक एग्जाम्पल दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, दुनिया में एक एग्जाम्पल नहीं। ये तो इनके सियासी अब बात है, ये सियासी नाजायज औलाद है। नाजायज औलाद और ये क्या क्या भाषा इस्तेमाल की जा रही है। जफर इस्लाम साहब, लौटकर मैं उसी मुद्दे पर आ जाती हूँ। बहस क्या इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि शिक्षा, रोजगार पश्चिम बंगाल में प्राथमिकता रहेंगे नहीं? वहां बंगाली जो बच्चे हैं उनके जीवन में सुधार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए क्या रोड मैप है बीजेपी का? आप लोगों को क्या इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए? लेकर आ जाएंगे एक धर्म का ध्रुवीकरण का तड़का लगाने के लिए जफर साहब। फिर उसी सवाल पर मैं लौट कर आऊंगी। देखिए, कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं है। सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन सबको आज़ादी देती है अपने हिसाब से जीने का, तो कोई ध्रुवीकरण के। लेकिन अगर बाहर से कोई घुसपैठिया आता है तो उसको रोकने का काम तो सरकार का है ही। और अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो तो जाहिर है इसके बारे में चिंता तो होगी। और इसलिए इस चिंता को कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम वो काम कर रहे हैं ताकि लोगों को सेंसिटाइज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बाहर के विदेशी ताकतें अपने लोगों को भेज रही हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है माहौल ख़राब करने का काम करने वाली ताकतें जो है वो घुसपैठिया जो है भेज रही है, ताकि यहाँ पर सरकार में भी वोट वो अपने आप को रजिस्टर भी करा लेते हैं, यहाँ के मुख्य धारा में भी रह जाते हैं और अपना नागरिकता भी ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट और डिपोर्ट करना सही है। और इससे ये डर भी है कि ऐसे इस तरह से तादाद आती रहेगी। आपके चैनल में दिख रहा है कि कैसे परसेंटेज बढ़ रहा है। परसेंटेज मुस्लिम समाज का यहाँ के रहने वालों का नहीं बढ़ रहा है। ये जाहिर है घुसपैठिया आ रहे हैं बाहर से, उनकी तादाद बढ़ रही है। और आपने चैनल में भी दिखाया है। जहाँ तक बाकी जो चीज़ें हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि देश का, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक नहीं 1000 बार कहा है कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से ही चलेगा। और कोई इस देश में संविधान से ही चलता है, संविधान से ही चलेगा। लेकिन घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। और इसलिए ऐसे जब SIR एक्सरसाइज हो या इस तरह के कोई एक्सरसाइज हो तो उसमें जिस तरह से ममता बनर्जी छटपटाती हैं और IPAC के दफ्तर में पहुंच जाती हैं, हाँ। उससे अपने आप को भी एक्सपोज करते हैं और अपनी सोच को भी एक्सपोज करती हैं। रोहन मित्रा जी, घुसपैठियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे तब बवाल, नहीं करे तब सवाल। कुछ तो बाकी रखिए सरकार के लिए रोहन मित्रा जी। नहीं चित्रा जी, SIR एक्टिविटीज होए, अगर कोई देश में घुसपैठिया है उनको निकाल दीजिएगा। लेकिन कब तक एक ही कहानी दोहराओगे? आप 11 साल से पावर में हो। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, इतना देर सुन रहे थे, इतना कुछ बोल दिया गया इस चैनल पे, आपको भी पूछा गया कि दुबई में क्या। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमारे भारत का लोकतंत्र और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सबसे अलग है। हमारे UAE में या सऊदी में जो ये लोकतंत्र नहीं है, ऐसे डेमोक्रेसी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स नहीं है। इसलिए हम लोग अपने भारत में गर्व फील करते हैं। तो पॉइंट है कि अगर मुद्दे पे बात हो,
ये जिस तरीके से बात हुआ कि मैं बोलना चाहता हूं कि इधर पे 2 करोड़ टेररिस्ट इंडिया में अगर है, जैसे वो इंसान बोल रहे थे, तो हमारे गवर्नमेंट 11 साल के ऊपर आज मोदी जी का 56 इंच का गवर्नमेंट बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, उसका रॉ क्या कर रहा है, उसका इंटरनल एजेंसीज होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? सिर्फ ये नैरेटिव बनाने का गपशप, क्योंकि डिविडेंड कुछ नहीं आया है। आपका डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, कितने हॉस्पिटल्स बने, कितना स्कूल्स बने बंगाल में, कितना नौकरी हुआ है, कितने इंडस्ट्रीज आए हैं। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे सिंगूर के कारखाना अभी 15 साल के ऊपर से नहीं हुआ है, तो उसको लेके कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन ऐसा घुसपैठिया लेके बात होगा, कितने मुसलमान है, लेकिन मुतुआ लेके कोई बात नहीं करेगा। अरे मुतुआ भी तो आपका बांग्लादेश से आया है। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ चित्रा जी, आप बोल रहे हो सिर्फ बंगाल को, मैं हेमंत बिश्व शर्मा का बात सुनता रहता हूँ कि वो हमेशा बोलता रहता है कि उनका असम में घुसपैठिया आ रहा है, जिहादियों के द्वारा सताए हुए भारत में अंदर आया हुआ है, असम में दोनों क्या की बराबरी हालत नहीं की जा है? सकती। असम में 10 साल में से डबल इंजन गवर्नमेंट चल रहा है, उसमें भी तो कुछ नहीं हुआ है। तो ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं, सिर्फ ये पोलराइजेशन, मंदिर मस्जिद यही करना है, ये करके नफरत पे फैल रहे हैं लोग। जो गलती हुआ है उसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। लोकतंत्र में कोई कहा क्या बोलेगा वो पार्टी का बात नहीं है। मैं आज पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि बंगाल का कोई भी कौम से बन सकता है। ये लोग यही तो दावा करते हैं कि जो गलतियां हुई हैं कांग्रेस के जमाने में, उसी को ठीक करने के लिए हम लोग आए हैं सत्ता में। तो मैं एक पॉइंट बोलता हूं कि आप देखिए, कल चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा डेलीगेशन आके बीजेपी आरएसएस से मिल रहे। हम लोग के टाइम पे कितना कुछ बोल दिया, और आज कल वो कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रहे हैं आरएसएस और बीजेपी। तो इसको लेके आप बात कीजिए, इनको पूछिए ये कैसे आरएसएस कैसे मिल रहा है ये चाइनीज कम्युनिटी। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन अभी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। इस वजह से आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम की सियासत एक बार फिर से परवान चढ़ रही है पश्चिम बंगाल में, चूंकि तकरीबन 60 दिनों के बाद वहां पर ऐलान हो जाएगा तारीखों का। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। उसकी कोशिश यही है कि 5 से 6% वोट का ध्रुवीकरण करके अगर अपने पक्ष में हम लेकर आए तो सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसा होने देंगी? एमआईएम का बंगाल में क्या होगा? कहां पर खड़ी रहेगी कांग्रेस पार्टी? हर एक सवाल का जवाब अब तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। लेकिन आपको बताते चले, इस देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि देश के किसी भी हिस्से में बड़े संवैधानिक पदों पर किसी भी जात, वर्ग, मजहब का व्यक्ति आसीन हो सकता है। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।